हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनते हैं और पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। यही तो पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम, मैं लेके आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वन शॉट वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर है क्लास 12th बायो की। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सब बेसिकली इस चैप्टर में 3 पार्ट ही डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट के अंदर जितना भी सब टॉपिक होगा पूरा डिटेल्स करेंगे, पूरा इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। दैट मीन्स इकोलॉजी में क्या स्टडी होते हैं? इकोलॉजी में स्टडी होते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोलॉजी में 4 लेवल होते हैं। वो लेवल क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। तो ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी होते हैं, कम्युनिटी मिलके बायोम होते हैं। तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। तो लिविंग कंपोनेंट, जहाँ पे लिविंग एनवायरनमेंट पे लिविंग कंपोनेंट की बातें हो रहे हैं, और ओ लेवल पे हो रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे। ऑर्गेनिज्म एक सिंपल इंडिविजुअल होते हैं जो कि इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज लिविंग इन ए वेल डिफाइंड geographical area competing for similar resources and potentially interbreeding। तो क्या हो गया पॉपुलेशन? पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप है जहाँ पे सेम स्पेसीज रहते हैं और सेम स्पेसीज सेम रिसोर्सेस ढूंढते हैं और इंटरब्रीडिंग भी होते हैं। इंटरब्रीडिंग मतलब सेम स्पेसीज के बीच इंटरब्रीड करते हैं ताकि जेनरेशन आगे बढ़े। तो यही पॉपुलेशन का मतलब यही है। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ काउस इन चंडीगढ़, तो एग्जाम्पल हो गया। तो कम्युनिटी क्या है? ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन एरिया। तो कम्युनिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में जितना सारा स्पेसीज है, डिफरेंट स्पेसीज है, वो डिफरेंट स्पेसीज की साम को क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की जो जितनी वेराइटीज की स्पेसीज होते हैं उनको एक साथ क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम, इट इज कम्युनिटी अलोंग विद द एबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों होगा वही पे इकोसिस्टम मिलेगा। इकोसिस्टम 2 टाइप के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोम क्या है? ए लार्ज डिस्टिंक्ट रीजन विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन, सोइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर। बायोम होते हैं इकोलॉजी के लार्जेस्ट यूनिट जहाँ पे वेजिटेशन से लेके सोइल, क्लाइमेट सब एक साथ करके क्या मिलते हैं? बायोम मिलते हैं। एग्जाम्पल डेजर्ट, टुंड्रा, टेम्पर फॉरेस्ट एटसेट्रा। तो बायोस्फीयर क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अर्थ वे लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होते हैं। विदाउट बायोस्फीयर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। इट इज सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम एंड बायोम्स। तो बायोस्फीयर क्या है? जो इकोसिस्टम है, पूरी इकोसिस्टम एंड बायोम्स के साथ मिलके जो एनवायरनमेंट होते हैं इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। जो डायग्राम में दिखा रहे हैं मेजर बायोम्स दिखा रहे हैं। एग्जांपल डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट मेजर बायोम्स है। तो मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट। मतलब इंडिया में हर तरीका के बायोम्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स मेनली नंबर 1 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? मेजर एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर
decrease progressively from equator to poles and from plains to high altitude. तो टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं. ए सपोज ए ओल्ड है तो मिडिल में इक्वेटर रहते हैं और इक्वेटर से जब पोल में जाते हैं तो जब पोल में जाते हैं तब टेम्परेचर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं. एंड प्लेन से जब ऊंचाई पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तभी भी क्या होते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं. ठीक है. यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. एग्जाम्पल हो गया कैटफिश, फ्रेश वाटर टर्टल्स, कॉकरोच, ये सब हो गया क्या, यूरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स. एंड स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. तो ऑर्गेनिजम्स ओनली क्या कर सकते हैं, थोड़ा ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं. जैसे कि सी टर्टल्स, गोल्ड फिश, ये हो गया एग्जाम्पल स्टेनोथर्मल का एग्जाम्पल. तो एबायोटिक फैक्टर्स की नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं. वाटर, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर. Aquatic organisms also face water-related issues like chemical compositions, pH, salinity of water. तो aquatic organisms means क्या होते हैं? Aquatic organisms means जो पानी में रहते हैं organisms, उसको aquatic organisms कहते हैं. और aquatic organisms कुछ इशू फेस करते हैं, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन जैसे कि पानी में मिनरल्स भी होते हैं. pH जैसे कि एसिड एंड बेस. सेलिनिटी मतलब नमक भी होते हैं पानी में. तो ये सब फेस करने को मिलते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को. एबायोटिक फैक्टर्स की नेक्स्ट फैक्टर है लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है लाइट? फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट. तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स करते हैं लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होते. नंबर 2, फोटोपीरिडिज्म फॉर फ्लावरिंग. तो फ्लावर खिलते हैं, तो फूलते हैं, खिलते हैं, उसके लिए क्या जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है. डायर्नल एंड सीजनल रिदम्स, लाइट इज क्यू फॉर देयर मेटिंग, फॉरेगिंग, माइग्रेटिंग. तो एनिमल्स के लिए जो सीजनल रिदम होते हैं, लाइट हिंट्स देते हैं ऑर्गेनिजम्स को मेटिंग करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, माइग्रेटिंग करने के लिए. तो ये सब करने के लिए लाइट जरूरत होती है एनिमल को. जो सनलाइट होते हैं डू नॉट रीच डीप ओशंस तक नहीं जा सकते सनलाइट. रेड एल्गी आर फाउंड इन डीपेस्ट वाटर्स. तो रेड एल्गी बहुत डीपेस्ट वाटर में मिलते हैं. ग्रीन मिलते हैं ऊपर में एंड ब्राउन एल्गी मिलते हैं मिडिल जोन में मिलते हैं. तो सोइल भी एक इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. जो सोइल की नेचर होते हैं डिपेंड करते हैं क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर और रेन फॉरेस्ट के ऊपर. मतलब वेदर, सोइल ट्रांसपोर्टेड ऑफ सेडिमेंटरी एंड हाउ सोइल डेवलप ऑकर्ड, ये सब के ऊपर डिपेंड करते हैं. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल मिलते हैं. सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज अलग अलग होते हैं, एग्रीगेशन भी होते हैं. तो दिस कैरेक्टर्स डिटरमाइन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल. तो ये सब कैरेक्टर क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं. टाइप्स ऑफ सोइल, सैंडी, बिगेस्ट पार्टिकल, सोइल की जो बिगेस्ट पार्टिकल होते हैं. सील्ड, सोइल की मिडिल पार्ट होते हैं जो क्ले, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. और लूम जो कि फर्टिलाइजर सोइल होते हैं. रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. तो लिविंग थिंग एबायोटिक फैक्टर को कैसे रेस्पॉन्स करते हैं वो देखेंगे. एक इम्पोर्टेंट डायग्राम दिख रहा होगा आपको. यहाँ पे लिखा है इंटरनल लेवल और यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल लेवल. तो इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल मतलब ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनली एनवायरनमेंट होते हैं उसको इंटरनल लेवल, और जो बाहर के एनवायरनमेंट होते हैं उसको एक्सटर्नल लेवल कहते हैं. तो यहाँ पे दिख रहा होगा रेगुलेटर्स जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है, और यहाँ पे दिखा होगा कॉन्फॉर्मर्स जो कि डायगोनल बना हुआ है, और यहाँ पे एक दिख रहा है पार्शियल रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स का मतलब क्या है? रेगुलेटर्स का मतलब जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट कर सकते हैं. मतलब क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं,
मतलब जैसे भी एनवायरमेंट में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है 36.4 टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेट मतलब 36.4 डिग्री सेल्सियस, 37 भी कह सकते हैं आप। तो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होते हैं, चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितना भी ठंडी क्यों ना हो। तो ह्यूमन क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहते हैं। इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल लेवल के एनवायरनमेंट के हिसाब से लेवल करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन रेगुलेट करते हैं, अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ये हो गया। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल मतलब आउटर में कितना भी एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलेटर्स जो ऑर्गेनिजम्स में रेगुलेटर्स होते हैं। दूसरा कॉन्फॉर्मर्स, तो कॉन्फर्म कर देते हैं एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इंटरनल लेवल कांस्टेंट नहीं रहते, जो कि अगर बाहर में मतलब आउटसाइड में, एक्सटर्नल में अगर धूप ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा कन्फर्मर में। अगर बाहर आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम है, यहाँ पे भी कम हो जाएगा, तो इसलिए कन्फर्मर कहते हैं। और पार्शियल रेगुलेटर्स, थोड़ा पार्शियली रेगुलेटर्स दोनों दिखाते हैं। पार्शियली क्या करते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, थोड़ा रेगुलेटर्स दिखाते हैं, फिर कन्फर्मर में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोनों का मिक्स है, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स की मिक्स है। और पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, रेगुलेटर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है, कैसे बैलेंस करते हैं, और कौन सा रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स होते हैं। तो नंबर 1, रेगुलेटर्स मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर में धूप हो या ठंड। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, रेगुलेटर्स के एग्जांपल है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ वेरी फ्यू और वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मैमल्स, मैमल्स का सक्सेस होने का रीजन यही है कि किसी भी सिचुएशन में क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं खुद को, इसलिए मैमल्स का रीजन यही है, सक्सेस का रीजन यही है। तो रेगुलेटर्स हर तरह के रेगुलेटर्स हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर्स, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होते हैं, जब बाहर धूप ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, तो बॉडी से स्वीट निकलते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। शिवरिंग, जब ठंड लगते हैं तो मसल कंट्रैक्शन होते हैं बॉडी पे। बिहेवियरल रेगुलेशन, जैसे कि माइग्रेशन कर सकते हैं, अगर बहुत प्रॉब्लम है एक एनवायरनमेंट में तो माइग्रेट भी कर सकते हैं। रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव, तो रेगुलेशन करते हैं तो बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होते है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग और मैमल्स रेगुलेटिंग है, रेगुलेटर भी रेगुलेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारा एनर्जी जरूरत होते हैं। नेक्स्ट कॉन्फॉर्मर्स, तो 99% ऑफ ऑल एनिमल्स, तो कॉन्फॉर्मर्स 99% एनिमल कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। अब अगर पूछे कि रेगुलेटर्स कितने परसेंट होते हैं, अल्टीमेटली 1% होते हैं, है कि नहीं। नियरली ऑल प्लांट्स, सारा प्लांट्स भी होते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन इज पार्टिकुलरली वेरी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल एनिमल्स एज दे हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम्स। तो थर्मो रेगुलेशन करने के लिए स्मॉल एनिमल्स को क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स में स्मॉल एनिमल्स को दिक्कत आ जाते हैं बहुत सारा, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर कॉन्फॉर्मर्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल एक स्मॉल एनिमल्स है, जो कि यहाँ पे ठंड है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, तो उनका टेम्परेचर, एनिमल का टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फॉर्मर से आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी मर भी सकते हैं। तो स्मॉल एनिमल के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है थर्मो रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। बार्गमैन्स रूल क्या कहते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पेसीज बिकम्स स्मॉलर इन वार्मर एरियाज। तो जो गर्मी के एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन के साइज बहुत कम होते हैं बार्गमैन्स रूल के हिसाब से, एंड लार्जर होते हैं कोल्ड एरिया में। स्मॉल एनिमल्स आर रियरली फाउंड इन कोल्ड एरिया, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो बहुत कम दिखता है कोल्ड एरिया में, क्योंकि रेगुलेट नहीं कर पाते।
तो चांसेस रहता है मरने की। तो if stressful condition are localized or occur for small durations, तो थोड़ा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाते हैं, कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि एनिमल सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो अब एनिमल दो तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। एक माइग्रेट करके, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके, सूटेबल फेवरेबल एनवायरनमेंट पे जाके, जो अनफेवरेबल प्लेस है उससे फेवरेबल कंडीशन में जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंड मतलब टेम्पररी पॉज एक्टिविटीज, तो अपना एक्टिविटीज टेम्पररीली क्या कर सकते हैं, स्टॉप करा के रख सकते हैं, पॉज करा सकते हैं। तो सस्पेंड कितने तरीके से हो सकते हैं सस्पेंड। नंबर 1, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, लोअर प्लांट्स स्पोर्स फॉर्म कर देते हैं। तो स्पोर फॉर्म्स कर देते हैं, जो कि स्पोर्स एक लेयर होते हैं जो कि हार्ड कवर लेयर होते हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि डिस्ट्रॉय ना हो। तो हायर प्लांट्स कुछ क्या करते हैं, सीड डोरमेंसी, हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन को कुछ एनिमल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विंटर स्लीप में स्लीप करके टाइम को कटा देते हैं। और जैसे कि एग्जांपल रेप्टाइल्स 3-4 मंथ सो के निकल सकते हैं वो एनिमल्स। एस्टिवेशन भी करते हैं। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है तो समर स्लीप करते हैं। स्नेल एंड फिश, डायपर्स, कुछ जू प्लैंकटन से प्रकार की कोमा में चले जाते हैं, कमा की तरह रहते हैं, फिर सस्पेंड खत्म होने के बाद फिर से लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है, एनी ग्रोथ और एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स इट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बेटर। क्या एडेप्टेशन करना भी जरूरी है, सिचुएशन की बेस्ड एडेप्टेशन होते हैं। एनिमल सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शन बेटर करने के लिए एडेप्टेशन होते हैं। तो एडेप्टेशन कितनी टाइप से, बिहेवियरल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देख लेते हैं, जैसे कि कैंगरू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट, कैंगरू रैट नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन टू रिलीज वाटर। तो जो इंटरनल फैट होते हैं ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं, कंसेंट्रेटेड यूरिन। तो ताकि कंसेंट्रेटेड यूरिन मतलब रीअब्जॉर्ब करते हैं वाटर को किडनी में एंड प्रोड्यूस वेरी कंसेंट्रेटेड यूरिन फॉर सेव वाटर। तो क्या करते हैं, डेजर्ट में पानी की कमी होते हैं, तो इसीलिए कैंगरू रेट क्या करते हैं, इन फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और यूरिन को किडनी में रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि वाटर थोड़ा सेव हो सके। तो ऐसे अडेप्टेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, कैम्प साइकिल टू प्रिजर्व वाटर। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट में प्लांट होते हैं और उनको पानी की जरूरत होते है, तो पानी इतना ज्यादा नहीं होते आसपास, तो इसीलिए क्या करते हैं, कैम्प साइकिल के प्रोसेस से पानी प्रिजर्व करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से। तो एडेप्टेशन फॉर हाई एल्टीट्यूड और आरबीसी, लेस बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हायर ब्रीथिंग रेट। बिहेवियरल एडेप्टेशन तो वे ऑलरेडी बताया, हाइबरनेशन करते हैं, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, बोरिंग मतलब। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन भी करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स की बहुत डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, थिक क्यूटिकल इन डेजर्ट प्लांट्स, क्यूटिकल रहते हैं डेजर्ट प्लांट की। क्यों, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्यूटिकल रहते हैं, मतलब वाटर को सेव करने के लिए क्यूटिकल होते हैं। डीप सनकन स्टोमेटा के हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। लीव्स रिड्यूस टू स्पाइंस, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करते हैं, तो वाटर लॉस भी डिक्रीज होते हैं। थिकन फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टीम थिक होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो वाटर की जरूरत होते हैं। एलियंस रूल के हिसाब से मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। तो एलियंस के रूल के हिसाब से जो कोल्ड क्लाइमेट में मैमल्स मिलते हैं
उनके शर्ट कान एंड लिम्स होते हैं सरवाइव करने के लिए। पॉपुलेशन क्या होते हैं ऑलरेडी बताया, पर अब डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन जनरली है पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब सेम स्पेसीज के साथ रिप्रोडक्शन करना, इंटरब्रीड करना ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, मतलब सेम स्पेसीज को, ऑर्गेनिजम्स की सेम स्पेसीज को कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन। मतलब एक सेम स्पेसीज को एक साथ क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कैसे होते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में मेन पॉइंट होते हैं बर्थ रेट और नेटेलिटी रेट। बर्थ रेट को क्या कहते हैं, नेटेलिटी रेट, नेटेलिटी रेट। तो बर्थ रेट पर कैपिटा, बर्थ पर यूनिट टाइम। तो बर्थ रेट और डेथ रेट पे पर कैपिटा यूज करते हैं, क्योंकि पर इंडिविजुअल ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इंडिविजुअल इंक्रीज हुआ, कितने इंडिविजुअल जन्म हुआ, तो इसीलिए पर कैपिटा यूज होते हैं, पर कैपिटा बर्थ पर यूनिट टाइम। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 20 babies are born to a population of 100 people in an year। तो पहले से कितना पॉपुलेशन है, 100, और 20 बेबीज जन्म लिया है। तो बर्थ रेट कैसे निकलेंगे, जितना बेबी जन्म लिया है मतलब टोटल बर्थ, और पहले से ही जो है साइज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब 20/100 मतलब क्या होगा, 0.2। अब डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी डेथ रेट भी पर कैपिटा यूज होते हैं, पर कैपिटा डेथ पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में और पर्टिकुलर टाइम पे कितने इंडिविजुअल डिस्ट्रॉय हुआ, कितने इंडिविजुअल डेथ हुआ। तो सेम है डेथ रेट के फॉर्मूला, टोटल डेथ बाय साइज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। जो मेल एंड फीमेल्स के पॉपुलेशन के परसेंटेज होते हैं वही है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत, फीमेल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत। मतलब इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सेक्स रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्स रेशियो बैलेंस नहीं होंगे तो जनरेशन इंक्रीज नहीं होगा, जनरेशन नहीं तक रुक जाएंगे। नेक्स्ट एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या है, When age distribution is plotted for a population, the resulting structure is age pyramid। मतलब ऐसा एक पिरामिड है जहाँ पे एज के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, इसको एज पिरामिड कहते हैं। तो मेल्स आर शोन टू लेफ्ट एंड फीमेल्स टू राइट। तो नीचे में डायग्राम दिया है, तो देख लेते हैं। एज पिरामिड 3 टाइप्स की होते हैं, एक्सपांडिंग एज पिरामिड होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड डिक्लाइनिंग होते हैं। तो एज पिरामिड में 3 स्टेज दिखाया जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। एक्सपांडिंग एज पिरामिड के जब प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले के स्टेज होते हैं, जितना पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है एक्सपांडिंग में, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में थोड़ा कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में और भी थोड़ा कम है। तो एक्सपांडिंग है। और स्टेबल मतलब बेल शेपेड होते हैं, मतलब स्टेबल सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, हर स्टेज में सेम है। और डिक्लाइनिंग स्टेज में प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में डिक्रीज होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं ज़्यादा होते हैं, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कम होते हैं, मतलब अनशेपेड होते हैं और डिक्लाइन स्टेजेस है। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या क्या आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एन से इंडिकेट करते हैं। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, कितना बर्थ हो रहा है। इमिग्रेशन मतलब बाहर से अपने एरिया में आ रहा है, इमिग्रेशन मतलब प्लस, नेटेलिटी भी प्लस। मोर्टेलिटी मतलब कितना डेथ हो रहा है, माइनस। तो इमिग्रेशन भी मतलब अपने एरिया से बाहर जा रहा है, तो माइनस। तो कुल मिला के पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस माइनस से चलते हैं।
कभी प्लस होते हैं कभी माइनस होते हैं। तो नेटेलिटी जब होते हैं, नेटेलिटी रेट जब इंक्रीज होते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होते हैं। इमिग्रेशन जब होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होते हैं। जब मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन होते हैं तब क्या होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होते हैं। समझेंगे एक फॉर्मूला से, तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है n t+1 मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड की पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल एन टी, मतलब तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिगिनिंग पहले कितना है वो समझा रहे हैं, प्लस बी प्लस आई मतलब बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन। जो बर्थ रेट मतलब इंक्रीज होते हैं बर्थ रेट से भी, इमिग्रेशन से भी इंक्रीज होते हैं। तो माइनस नेगेटिव कब होते हैं, जब डेथ होते हैं, डेथ प्लस इमिग्रेशन दोनों से क्या, डेथ प्लस इमिग्रेशन जब होते हैं तब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस, तो फॉर्मूला ए है एन टी प्लस वन एन इज इक्वल एन टी प्लस ब्रैकेट बी प्लस आई ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट डी प्लस ई। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी एन से इंडिकेट करते हैं। तो पॉपुलेशन साइज इज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होते हैं, डेथ भी होते हैं, बर्थ भी होते हैं, इमिग्रेशन भी होते हैं, इमिग्रेशन भी होते हैं। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में प्लस माइनस होते हैं और ऐसे ही बैलेंस रहते हैं। कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर और बायोमास। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं नंबर और बायोमास। बायोमास मतलब होल ऑर्गेनिज्म। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ मॉडल क्या है, ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल दो टाइप की होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं, assumes unlimited resources supply, no predation and no competition। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज पाया जाते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स सप्लाई होते हैं। मतलब जो एनर्जी रहते हैं, कोई प्रीडेशन नहीं रहता, कोई प्रीडेशन नहीं है। अगर प्रीडेशन नहीं है तो कंपटीशन भी नहीं है। अगर रिसोर्सेस मतलब एनर्जी अल्टीमेट मिल रहा है तो कंपटीशन किसके साथ करेंगे, कंपटीशन भी नहीं होगा। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ए है, पर्टिकुलर टाइम के लिए dn/dt इक्वल b माइनस डी। तो ऐसे कर सकते हैं हम, जहाँ पे क्या है b माइनस डी इक्वल आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, और इंटीग्रल करके फ्रॉम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशंस ए निकल आया। तो ई जहाँ पे द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, एनी स्पेसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशंस कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए शॉर्ट टाइम। अगर एक जगह पे, एक एरिया पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। क्यों, क्योंकि अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स है, ना प्रीडेशन है ना कंपटीशन है, तो ज्यादा ही होगा। तो कार्व कैसा होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की जेड शेपेड कार्व होते हैं। तो अब हम देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स जो कि रियलिस्टिक है, जो कि सच में है। ठीक है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज दैट कैन बी सपोर्टेड बाय गिवन हैबिटेट बियॉन्ड व्हिच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। मतलब ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म से स्पेसीज है ऑलरेडी, मतलब जगह ही नहीं है न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ पॉसिबल होगा, नहीं होगा, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं मिलेगा। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज सोर्स, मतलब लिमिटेड रिसोर्स रहेगा क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है। इनिशियली ए लैग फेज, ग्रोथ स्लो होगा, एडेप्टेशन एनवायरनमेंट के हिसाब से होगा, फेज of acceleration and deceleration, a final example when population density reaches carrying capacity।
तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कब दिखने को मिलते हैं, जब पॉपुलेशन क्या होते हैं कि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी में पहुंच जाते हैं। एक सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए एक फॉर्मूला है जो कि dN/dt इज इक्वल आर एन होल इंटू के माइनस एन डिवाइडेड बाय के, जहाँ पे आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के है कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ की कर्व देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक कर्व है जो कि एक जे शेपेड है, जो एक कर्व होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के, सॉरी, एक कर्व होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए और एक कर्व होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए। ठीक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस तो क्या होते हैं, पॉपुलेशन evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness। तो reproductive fitness और Darwinian fitness means the ability of an organism to survive, find a mate and produce more offspring that can also survive and fitness। यही है reproductive fitness और डार्विनियन फिटनेस, जो कि मतलब एबिलिटी है सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में और रिप्रोडक्शन करने के लिए भी, रिप्रोडक्शन करने के लिए एबिलिटी है, साथ ही साथ ऑफस्प्रिंग भी सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं उनमें। फॉर दैट दे एडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है वेरिएशंस की, स्ट्रेटेजीज है डिफरेंट वेरिएशंस की। नंबर 1, आर सिलेक्टेड स्पेसिस मतलब अपॉर्चुनिटिस्टिक एंड के सिलेक्टेड स्पेसिस मतलब इक्विलिब्रियम। तो आर सिलेक्टेड स्पेसिस, दिस स्पेसिस प्रोड्यूस लार्ज नंबर, बहुत प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिस ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। तो साइज क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और यहाँ पे उल्टा होते हैं, फॉर स्पेसिस दैट आर ऑलरेडी नियरिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज, मतलब ऑलरेडी कैरिंग कैपेसिटी मतलब हैबिटेट की कमी होते हैं, ऑलरेडी पॉपुलेशन भरपूर होते हैं, तो इसलिए स्मॉल नंबर पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑफस्प्रिंग का साइज लार्ज होते हैं। तो हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ द स्प्रिंग, तो मोर्टेलिटी रेट हाई होते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया ओयस्टर्स, पैलेजिक फिश, और यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स एंड मैमल्स। स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। ब्रीड ऑन्स इन लाइफ में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि पैसिफिक, साल्मोन, बेम्बो, एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट, ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मोस्ट बर्ड्स, मैमल्स। अब देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो हैबिटेट वेयर ओनली अ सिंगल स्पेसिस एग्जिस्ट। वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, हैबिट नहीं होता जहाँ पे सिंगल स्पेसिस है, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है ही नहीं। नॉट इवन प्लांट्स एग्जिस्ट अलोन, प्लांट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते अलोनली, दे नीड सोइल माइक्रोब्स। प्लांट्स को क्या जरूरत है, सोइल एंड माइक्रोब। सो पॉपुलेशंस इंटरेक्ट विद वन अनदर, सो पॉपुलेशन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, कुछ टर्म है इंटरेक्शन की, जैसे कि म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है, स्पेसिस, दो स्पेसिस होगा, दो स्पेसिस इंटरेक्ट करेगा, सपोज स्पेसिस है एंड स्पेसिस बी, तो दोनों स्पेसिस का क्या है, फायदा है, इसलिए पॉजिटिव है। कंपटीशन अगर करेगा तो दोनों स्पेसिस के नुकसान ही होते। प्रीडेशन मतलब जो प्रीडेटर होते हैं, मतलब जो खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, वो हो गया प्रीडेटर, उसका तो पॉजिटिव है। प्रे मतलब जिसको खाते हैं, वो तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, पैरासाइटिज्म, एक स्पेसिस का क्या होते हैं, पैरासाइट्स का क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एंड होस्ट का क्या हो जाते हैं, नुकसान होते हैं। कॉमनसेलिज्म क्या है, एक स्पेसिस का पॉजिटिव होते हैं और दूसरा का कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी एक स्पेसिस को फायदा होते हैं, दूसरे स्पेसिस को नुकसान होते हैं, कभी कभी एक स्पेसिस को फायदा होते हैं, दूसरे को
दूसरे को भी फायदा होते हैं, कभी कभी एक स्पेसीज को फायदा होते हैं और दूसरा स्पेसीज को क्या फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं होते। तो पूरा डिटेल्स में अब डिस्कस करते हैं। प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कॉमर्शियलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटरेक्टिंग स्पेसीज लिव क्लोजली टुगेदर। जो प्रीडेशन होते हैं, पैरासाइटिज्म होते हैं एंड कॉमर्शियलिज्म, वो क्या कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटरेक्टिंग स्पेसीज होते हैं, क्लोजली रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं। तो देखते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन जैसे कि लायन इज ए प्रीडेटर टू डियर। प्रीडेटर कौन है? लायन, क्योंकि लायन डियर को खाते हैं। स्पेरो इज ए प्रीडेटर टू सीट। स्पेरो सीट को खाते हैं, तो सीट के लिए प्रीडेटर है और सीट प्रे है। हर्बीवोरस आर प्रीडेटर टू प्लांट्स, तो हर्बीवोरस प्लांट को खाते हैं, तो हर्बी प्लांट के लिए प्रीडेटर्स कौन है? हर्बीवर्स। एंड प्लांट्स क्या है? प्रे है, प्रे, PREY, प्रे। ठीक है। परसेंट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, मतलब हर्बीवोरस। तो प्रीडेटर्स एक्ट एज कॉन्डक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर एक्रोस ट्रॉफिक लेवल्स। तो प्रीडेटर्स क्यों खाते हैं, क्यों प्रे को खाते हैं? ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लेवल को ट्रांसफर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एनर्जी लेवल ट्रांसफर नहीं हुआ तो इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो प्रीडेटर्स होना भी जरूरी है, प्रे होना भी जरूरी है, और बैलेंस करने के लिए प्रीडेटर्स का खाना भी जरूरी है। प्रीडेटर्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। तो अगर प्रीडेटर्स प्रे को नहीं खाएगा तो प्रे का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है। एक्सोटिक स्पीसीज बिकम इन्वेसिव ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। जब नेचुरल प्रेडेटर खत्म हो जाते हैं तो जो बाहर का स्पीसीज है ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं इकोसिस्टम के लिए, मतलब इन्वेसिव हो जाते हैं। इन 1920s इन ऑस्ट्रेलिया, prickly pear cactus spread rapidly as it was an exotic species and did not have natural predators। तो इस स्पेसीज के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं था, तो बहुत ज्यादा ही ग्रो कर गया था 1920s में। इट्स प्रेडेटर ए कैक्टस फीडिंग मॉथ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल इट्स स्प्रेड। तो प्रीडेटर्स ए कैक्टस फीडिंग मॉथ, कैक्टस क्या खाते हैं? मॉथ को खाते हैं। तो क्या होते हैं? स्प्रे मॉथ ज्यादा स्प्रीड नहीं होते इकोसिस्टम में, मतलब ऐसे कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होते हैं प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। ये बार बार बोल रही हूँ। प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पेसीज डाइवर्सिटी। तो प्रीडेटर्स क्या करते हैं? स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रखते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग प्रे स्पेसीज। प्रे स्पेसीज के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर प्रे स्पेसीज ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम में कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा प्रे के बीच में, तो उसको कंट्रोल करते हैं प्रीडेटर। इंटरटिडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पिसेस्टर, मतलब प्रीडेटर है ये, वाज रिमूव फ्रॉम एन एरिया। तो इंटरटिडल कम्युनिटीज में अमेरिकन में पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पिसेस्टर मतलब प्रीडेटर को रिमूव किया था विदिन एन ईयर। तब क्या हुआ था? 10 स्पेसीज ऑफ वर्टिब्रेट की 10 स्पेसीज बिकेम एक्सटिंक्ट, मतलब गायब हो गया था बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के वजह से गायब हो गया था। तो इसलिए प्रीडेटर इकोसिस्टम में बहुत ही जरूरी है। ठीक है। प्रीडेटर शुड बी प्रूडेंट, मतलब प्रीडेटर कैसा होना चाहिए? मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब डिफेंस मैकेनिज्म, तो प्रीडेटर है तो ऑर्गेनिजम्स खुद को डिफेंस भी करेगा। तो कैसे है? एनिमल्स के हिसाब से कैमोफ्लेग क्या होते हैं? ब्लेंडिंग विद एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर चेंज कर लेते हैं कैमोफ्लेग, ताकि प्रीडेटर से बचे। कैमोफ्लेग। पॉइजनस, मोनर्स बटरफ्लाई लार्वा फीड्स ऑन पॉइजनस वुड। तो मोनर्स बटरफ्लाई क्या करते हैं? पॉइजनस जो प्लांट्स वुड होते हैं उसको भी खा सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। प्लांट्स पे थ्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस ट्री में होते हैं,
कैक्टस ट्री में होते हैं, मतलब खुद को प्रिवेंट करते हैं। ओपियम, निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्राइकाइन, ये सब खुद को डिफेंस करते हैं प्लांट्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कैलोट्रोपिस, जो एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। मिमिक्री मतलब कॉपिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को कॉपी कर देते हैं, बेडशियन मिमिक्री एंड मुलेरियन मिमिक्री, मिमिक्री करके खुद को डिफेंस करते हैं प्रीडेटर से। तो द प्रॉब्लम ऑफ प्रीडेशन इज पार्टिकुलरली सेवर फॉर प्लांट्स। कंपटीशन, कंपटीशन क्या है? प्रोसेस इन व्हिच फिटनेस ऑफ one species get significantly lower in presence of other species। एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, एक स्पीसीज को ज्यादा खाना मिल रहा है अदर स्पीसीज से, तो तब क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब जो टू स्पीसीज के बीच में होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के बीच में होते हैं खाना के लिए, एनर्जी के लिए। और इंट्रा स्पेसिफिक मतलब खुद के सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होते हैं, इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स: गैसियस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज एंड कोएग्जिस्टेंस। तो अब देखते हैं क्या है थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। गैसियस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? द कॉम्पिटिंग स्पीसीज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब दो स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकते हैं। द सुपीरियर स्पीसीज मतलब जो पावरफुल स्पीसीज है विल अल्टीमेटली एलिमिनेट द इंफीरियर स्पीसीज। जो स्पीसीज का ज्यादा पावर नहीं होते उन स्पीसीज को सुपीरियर स्पीसीज क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब एलिमिनेट कर देगा। Gods eliminated Abingdon tortoises from Galapagos Island। तो गॉड्स एलिमिनेट किया था, डिस्ट्रॉय किया था एबिंगडोन को। तो कोएग्जिस्टेंस बाय रिसोर्सेस pursuing MC Arthur showed that 5 closely related species, warblers living on same tree, about competition due to different time of foraging, different place of foraging within the tree। तो कोएग्जिस्टेंस मतलब एक ही साथ अलग अलग स्पेसीज रहना। तो MC आर्थर ने प्रूफ किया था कि 5 स्पेसीज एक साथ रह सकते हैं बिना कंपटीशन के, डिफरेंट अलग एनर्जी के लिए। कॉम्पिटिटिव रिलीज, ए स्पेसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड टू small geographical area because of presence of competitively superior species is found to expand the distribution range once competing species is removed। Example, Connacht's experiment on Rocky Sea, coast of Scotland। किसी स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन छोटी जगह तक सीमित होते हैं क्योंकि वहाँ दूसरी स्पीसीज मौजूद होते हैं जो कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब सुपीरियर स्पीसीज है। लेकिन जब वो कंपटीटर स्पीसीज हटा दिया जाते हैं तो पहले स्पीसीज अपना एरिया बढ़ा लेते हैं, मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपांड कर लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखिए कितना छोटा एरिया में रह रहे थे, फिर एक्सपांड कर दिया, तो हो गया एग्जांपल। Herbivorous and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivorous। तो herbivore हो या plants हो तो affected होते हैं carnivorous से ज्यादा। अब देखते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है? पैरासाइटिज्म के टाइप्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, ब्रूड पैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स की, एक्टोपैरासाइट्स बाहर पाए जाते हैं। एंड ब्रूड पैरासाइट्स, तो एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल लिवर फ्लूक, एस्करिस, प्लाज्मोडियम, ये सब हो गया। तो एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, ये सब एक्टोपैरासाइट्स मतलब बाहर में दिखता है ऑर्गेनिजम्स के। ब्रूड पैरासाइट्स मतलब कुकू ऑन क्रो, मतलब क्रो की जो
अपने हैबिट होते हैं वहाँ पे जाके कुकू क्या करते हैं, अपने एग छोड़ देते हैं। फीमेल मस्कीटो इज नॉट ए पैरासाइट ऑन ह्यूमंस। फीमेल मस्कीटो पैरासाइट्स नहीं है ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि इट डज नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन आवर बॉडीज। बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में टाइम नहीं कटाते। पैरासाइटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है पैरासाइटिज्म की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट्स क्या है? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यस लॉस करा देते हैं। एडेसिव ऑर्गन और साकर्स। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पैरासाइट्स की। मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे रिड्यूस सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब रिड्यूस कर देते हैं पैरासाइट्स। अब देखते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या है? मतलब एक को क्या होते हैं, फायदा होते हैं और दूसरों को कुछ भी नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। एग्जाम्पल सी एनोमिया एंड क्लोन फिश। तो एनीमिया के बीच में जो सी में जो एनीमिया होते हैं उनके बीच बीच में क्लोन फिश रहते हैं। क्लोन फिश का प्रोटेक्शन मिलते हैं, लेकिन सी एनोमिया का कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता, डैमेज नहीं होते। अब देखते हैं म्यूटुअलिज्म। दोनों का पॉजिटिव है, दोनों का प्लस पॉइंट है। ऑब्लिगन म्यूटुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव म्यूटुअलिज्म, जैसे कि लाइसेन का मतलब फंगस एंड एल्गी। तो फंगस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। एल्गी क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फंगस का। को दोनों का ही पॉजिटिव है। फिर माइकोरिजिया क्या है? फंजा है जो रूट्स ऑफ हायर एंड प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंजाई क्या करते हैं? फंजाई क्या है? फंजाई रूट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं एंड हायर प्लांट्स क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। फैकल्टेटिव म्यूटुअलिज्म, मोस्ट पोलिनेटर्स एंड फ्लावर्स। पोलिनेटर्स एंड फ्लावर्स के जो म्यूटुअलिज्म है, मतलब दोनों का ही फायदा है।